मैं निसार अहमद, गोवर्धन घाट टेकड़ी यहाँ पर रहता हूँ, नांदेड़। मुझे अटैक आया था और अटैक आने के बाद मेरी एंजियोग्राफी करे। एंजियोग्राफी में 3 ब्लॉकेज बताए, तो मुझे तुरंत बाईपास का सलाह दिए दूसरे हॉस्पिटल में। फिर हमारे चाचा ने मुझे दत्तक कृपा हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट लिया। पहले मुझे सीने में दर्द, जलन, सांस लेने में तकलीफ होती थी। यहाँ मैंने 3 महीने का कोर्स किया ईसीपी मशीन का, और ये चेलिसिन यानी ग्लूकोस लगाती है वो। 3 महीने ट्रीटमेंट लिया। अभी अल्लाह के करम से मुझे आराम मालूम हो रहा है। अब दम नहीं आ रहा है? नहीं, दम नहीं आ रहा। और अपना ये इको आपका पहले वो पंपिंग 45 थी, अब 50 हो गई, और चेक करने के बाद और बढ़ेंगे, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे। और समझो ऐसा किसी को तकलीफ है, प्रॉब्लम है हार्ट का, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि भाई चीरफाड़ करने से बेहतर है यहाँ आए, एक बार डॉक्टर साहब से बात करें। ये एकदम बिल्कुल सही इलाज है। इंसान यानी कि अद्दू होने से बच जाता। आपल्याला काय त्रास होता आपल्याला? माझं नाव भारत अर्जुन कांबळे आणि मी राहणार आहे कुरुंदा, म्हणजे वसमतजवळ आहे माझं गाव, तर जिल्हा हिंगोली. तर सुरुवातीला जून महिन्यामध्ये मला इकडे छातीमध्ये दुखण्याचा त्रास झाला होता. तर तो पेन खूप जास्त होता, पण मी त्याच्याकडे लक्ष नव्हतं केलं. मग अजून 2-3 दिवसानंतर डबल मला इकडे छातीमध्ये त्रास होऊ लागला. मग घरी सांगितल्याच्यानंतर मला घरच्यांनी सांगितलं की दवाखान्यात जाऊन बघ. गेल्याच्यानंतर डॉक्टरांनी ECG वगैरे काढला. ECGमध्ये आणि इकोमध्ये समजलं की मला अटॅक येऊन गेलेत माइल्ड. तर मग डॉक्टरांनी सांगितलं की आता ॲडमिट व्हावं लागते, असं काहीतरी वगैरे म्हणले ते. पण मी ॲडमिट न होता घरी गेलो. घरी गेल्याच्यानंतर 2-3 दिवसानं डबल त्रास झाला, आणि नंतर इकडं दवाखान्यात आल्याच्यानंतर डॉक्टरांनी अँजिओग्राफी करून पाहत म्हणले. मग आम्ही अँजिओग्राफी केली, तर त्याच्यामध्ये 2 ब्लॉकेजेस दाखवले होते. तर त्याच्यानंतर मग अँजिओप्लास्टी करायला सांगितली होती. पण मी म्हणलं सर मी ॲडमिट होण्याच्या यानं आलेलं नाही, मी घरी जाऊन मग ठरवतो आणि नंतर येतो. मग मी घरी गेलो. घरी गेल्याच्यानंतर मग माझ्या भावानी धर्माधिकारी सरांच्या दवाखान्याबद्दल ऐकलं होतं. इथं अशी अशी ट्रीटमेंट आहे, ECP सेंटर आहे. मग आम्ही सरांना फोन करून विचारलं की याच्यावर ट्रीटमेंट होते का. तर सर म्हणले होते आमच्याकडं. मग आम्ही त्यांच्यावर भरोसा ठेवून इकडे आलो. मग सरांनी ट्रीटमेंटबद्दल सगळी माहिती आम्हाला सांगितली, कशी काय आहे ट्रीटमेंट वगैरे, इंजेक्शन आणि मशीनचं. मग आम्ही घेण्याचं ठरवलं. मग मशीन आणि ते इंजेक्शन सुरू केल्याच्यानंतर थोड्या दिवसात मला चांगलं वाटू लागलं. त्याच्या अगोदर काय त्रास काय होता? तेच छातीत दुखत होतं माझं. हो, दम लागत होता, घाम येत होता खूप. आता आपली ट्रीटमेंट किती झाली आणि किती फरक पडला? म्हणजे सरांचे 10च इंजेक्शन घेतले की मला फरक जाणवला. घाम येणं, सगळे सिम्पटम्स माझे बंद झाले दादा. आणि ट्रीटमेंट अजून अर्धीच झालेली आहे, तर मला एकदम ओके वाटत आहे. पहिले आपली 30% पंपिंग होती. हां, पंपिंग माझी 30% होती, आता ती वाढून 50% झालेली आहे. लोकांना काय आव्हान करणार जे असं त्रास भोगत आहे त्यांना? हार्टच्या पेशंटनी बायपास आणि अँजिओप्लास्टीकडे न जाता सरांकडे यावं, सरांचं मार्गदर्शन घ्यावं, आणि ही जी ट्रीटमेंट आहे हीच सरांनी म्हणजे सांगितल्याच्यानंतर घ्यायला पाहिजे. सध्या स्थिती कशी आहे आपली? माझं एकदम चांगलं ओके, दम लागत नाही, आता काय नाही, माझे मी सगळे कामं करू शकतो व्यवस्थित. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट, दत्त कृपा हार्ट केयर और ECP सेंटर नांदेड़, जो कि पिछले 4-5 साल से हम हार्ट के पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकती, जिनका पंपिंग कम हो गया है, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाम का जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिनको शुगर है, जिनको BP है, या जिनका पंपिंग कम हो गया है, ऐसे हज़ारों मरीज़ों पे हम 5 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं. और हमारा जो सक्सेस रेट है मोर देन 90% हमारा सक्सेस रेट है. हमारे पास जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें से मोर देन 90% लोगों को ये ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो रहा है. अभी हमारे 2 पेशेंट का आपने इंटरव्यू देखा है, श्री कांबळे जी और मोहम्मद निसार जी. ये दोनों का ट्रीटमेंट अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है और ये ट्रीटमेंट से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है. तो ये जो ट्रीटमेंट है
ईसीपी एनचिलेशन किन लोगों के लिए, जो लोगों का एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकता, जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, या फिर जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास होने के बाद भी जिनको तकलीफ है, जिनका हार्ट वीक हो गया है, हार्ट के मसल कमजोर हो गए, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी नाम का डिसीज बोलते हैं, जिनका अटैक के कारण पंपिंग कम हो जाता है, हार्ट के जो मसल है वीक होने के कारण पंपिंग कम हो जाता है, जो नॉर्मल पंपिंग 60% होता है। फिर जिन लोगों का पंपिंग कम हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए ईसीपी एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है। पंपिंग बढ़ाने के लिए कोई दवा या फिर कोई दूसरी ट्रीटमेंट नहीं है ईसीपी के अलावा। तो ऐसे जो मरीज है जिनको चीरफाड़ नहीं करना है, या फिर जिनको कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर है, या फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं करना चाहते, या फिर जिनका उम्र ज़्यादा है और जिनको डर लगता है कि भाई मैं बाईपास प्लास्टी के बाद मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे ये ऑपरेशन सही नहीं होगा, ये ऐसे जिनको डर है वो लोगों ने ज़रूर ईसीपी एनचिलेशन ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले। और हम नहीं कहते कि हमारे पास ले, दुनिया में बहुत इसके सेंटर हैं, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाके इसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन एक मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास आर द गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इन इमरजेंसी। इसका मतलब है अगर आपको इमरजेंसी में अटैक आया है, आप हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वैसे टाइम पे आपको ये एंजियोप्लास्टी बाईपास ही कराना ज़रूरी है। आप वो कराएंगे तो आपकी जान बच सकती है। अभी अटैक आने के बाद 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आप प्लास्टी करें, बाईपास करें, तो आपने सोचना चाहिए, आप 2-4 डॉक्टरों का ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में ट्रीटमेंट प्लास्टी बाईपास किया तो ही वो फ़ायदा करेगा। अगर आपने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं किया है, फिर आपको 6 महीना बाद, साल भर बाद प्लास्टी बाईपास बोल रहे हैं, तो वो प्लास्टी बाईपास का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे मरीजों ने एक बार ईसीपी चिलेशन ट्रीटमेंट की जानकारी ले, और वैसे मरीजों के लिए ये हमारा ट्रीटमेंट है, और ऐसे मरीजों को ये ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, ये बिना चीरफाड़ वाला ट्रीटमेंट, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई हम तार नहीं डालते, कोई हम इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, या इसमें कोई हम हॉस्पिटलाइज नहीं करते। पेशेंट को रोज़ 40 दिन आना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ये ईसीपी ट्रीटमेंट से हार्ट में नेचुरली खून की नलियाँ बनती है, जिसको हम कोलेटरल सर्कुलेशन ऐसा कहते हैं। तो कोलेटरल सर्कुलेशन बनने से क्या होता है, जो हार्ट का भाग डैमेज हो गया, बोले तो जो डेड हो गया था, जो काम नहीं कर रहा था, वो वहाँ पे खून पहुँचने के कारण वो पार्ट वापस एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव होने से क्या होता है, जो उनका पंपिंग कम था, पहले 20 था, 30 था, ट्रीटमेंट के पूरे ख़त्म होने के बाद उनका पंपिंग 40 से 50% तक, बहुत सारे पेशेंट का हमारे 60 भी हुआ है ट्रीटमेंट के बाद। अभी हाल ही में एक पेशेंट उनका 30 था, ट्रीटमेंट के बाद उनका 60 हो गया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ विथ एविडेंस है, मेरे पास हर इसका एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मैं एविडेंस बेस बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई फेक बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, लोगों ने जान लेना चाहिए कि इमरजेंसी में कब क्या करना चाहिए, इमरजेंसी नहीं है तो क्या कराना चाहिए। आपके पास जो जिनको कोई ऑप्शन नहीं है, जो प्लास्टी नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते, या फिर जिनका हार्ट कमज़ोर हो गया, जिनको कोई अदर कुछ बीमारी है, तो उन्होंने ज़रूर ईसीपी चिलेशन के बारे में जानकारी ले, और दुनिया में कहीं भी आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उससे आपको 100% फ़ायदा ही होगा। तो जैसा ये हमारा ट्रीटमेंट है बिना चीरफाड़ वाला, वैसा ही हम हर महीने में नांदेड़ में कार्टोग्राफी, जिसको हम 3D वैस्कुलोग्राफी बोलते हैं, ये मॉडर्न टेस्ट है। जैसा ये हमारा मॉडर्न ट्रीटमेंट है, वैसा ही ये मॉडर्न टेस्ट है, वो हम पिछले 5 साल से हर महीने में नांदेड़ में करते हैं। बॉम्बे के डॉक्टर, जो कि कार्टोग्राफी का मशीन है, वो भी बहुत कॉस्टली होता है, उसका 50 लाख उसका कॉस्ट है मशीन का। तो अपने पास नहीं है, तो कार्टोग्राफी मशीन बॉम्बे से लेके डॉक्टर नांदेड़ में आते हैं, और हर महीने में हम यहाँ पे वो टेस्ट करते हैं। तो ये कार्टोग्राफी किन लोगों ने कराना चाहिए, जिनका उम्र 30 से ज़्यादा है, जिनके माताजी को पिताजी को अटैक आया था, या माताजी पिताजी का अटैक से उनका मौत हो गया है, ऐसे लोगों ने, जिनका उम्र 30 से ज़्यादा है, जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जिनको कोई दूसरी और आदतें हैं, कोई नशा करते हैं, या जो कोई दिन में सोते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, जिनका मोटापा है, जिनका वज़न बहुत बड़े वाला है, जिनका ऑलरेडी शुगर बीपी की गोलियां चालू है जिनको, क्योंकि शुगर बीपी वाले लोगों को हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है। तो ये लोग, उसके बाद जिनको ज़्यादा स्ट्रेस है, लाइफ में ज़्यादा तान तनाव रहते हैं, हर वक्त उनको स्ट्रेस रहता है, या फिर जिनके खाना पीने का कोई समय नहीं, कभी भी खाना पीना करते, ऐसे लोगों ने
ज़रूर एक बार अपने हार्ट का जांच करा लेना चाहिए। तो इसका क्यों कराना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने टाइम पे जांच कराया और आपका कुछ प्रॉब्लम समझ में आया तो उसके ऊपर हम एंजियोप्लास्टी, बाईपास या फिर हमारा ट्रीटमेंट, तीनों में से कोई एक ट्रीटमेंट लेके आपको फ्यूचर में आने वाला अटैक को हम बचा सकते हैं और उसके कारण आपको हम डेथ रोक सकते हैं। तो ये हार्ट के डिसीज़ के कारण होने वाले डेथ कम करने के पर्पज़ से हमने हर महीने में ये कार्टोग्राफी टेस्ट रखा है। और 5,000 जो कि 5,500 जो इसकी फ़ीस है बहुत कम है। अपने जान से वो फीस ज़्यादा नहीं है। अगर अपने को हार्ट अटैक से बचना है, फ्यूचर में अपने को हार्ट अपना सुरक्षित रखना है, तो हर लोगों ने, जिनको अभी मैंने बताया है 30 साल के ऊपर के सब लोगों ने अपना हार्ट का जांच कर ले। और अपना हार्ट हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं है, हमारे तरफ से काउंसलिंग करके आप अपना हार्ट हेल्दी रखिए और हार्ट अटैक के कारण होने वाले मौत को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।